गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपके एसएसटी पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया ने फेडरलिज्म को क्यों अपनाया, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में क्या फ़र्क है, फेडरलिज्म इंडिया में किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, और फिर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इंडिया में किया गया। आप जान लें कि अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में वो ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड होती हैं, इसलिए केवल बुक्स को या नोट्स को पढ़ करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके कंसेप्ट को समझें, लाइन बाय लाइन स्टडी करें। जैसे कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखिए आप, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट कैसे है, तो कुछ आपको आउटसाइड नॉलेज भी होना चाहिए आपके बुक्स के अलावे। फिर क्वेश्चन किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर दिया गया, किस तरीके से वो इंडिया की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में हेल्प करती है। अगेन डेमोक्रेसी एक दूसरा चैप्टर है आपका, उसके साथ लिंक करके क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो तैयार हो जाइए, हम लोग जो आज पढ़ाई करेंगे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की भी तैयारी इसी के हिसाब से हो जाएंगी आपकी। तो आइए शुरू करें हम लोग। सबसे पहले लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की स्थिति अलग अलग थी। बेल्जियम ने फेडरलिज्म को अपना करके और पावर शेयरिंग करके किस तरीके से अपने कंट्री को पटरी पर इकोनॉमिक और सोशली ले आया और आज वो एक डेवलप कंट्री के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट के बेसिस पर 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया था। इससे सारे लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई, लोग खुश हो गए और अपनी अपने डेवलपमेंट की तरफ लग गए। जबकि श्रीलंका में हम लोगों ने देखा कि तमिल लीडर्स भी फेडरल सिस्टम की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उस बात को नहीं मानी और वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलाती रही, डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहा और वो कंट्री की हालत आज बहुत ख़राब है। उस कंट्री के अंदर आज प्रोडक्शन देखिए आप, इकोनॉमी के सोशल कंडीशन को देखिए, वो बदतर हो चली है। तो आइए देखें कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो कोई भी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से में डिवाइड कर दी जाए, नॉर्मली ये सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दी जाती है, तो उसी को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हमारी मोदी गवर्नमेंट है, अगर वो अपने पावर को शेयर कर देती है और कुछ पावर दूसरी गवर्नमेंट को दे देती है, हरियाणा की गवर्नमेंट को, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार, यूपी, इन सब गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि केवल इतना ही हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तीसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, और फिर पावर इन स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। इसलिए हमारे कंट्री का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फेडरलिज्म का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जिसकी पावर को हायर अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी और उसके नीचे की जो अथॉरिटीज़ हैं यानी स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट, उन सबको प्रॉपर्ली डिवाइड कर दी जाती है। दुनिया में केवल फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। तो आइए यहाँ पर डिफरेंसेस दोनों के बीच में देख लें। फेडरल गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया, कनाडा, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो लेवल है वो 2 से ज़्यादा है, यानी कि एक स्टेट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, दूसरा स्टेट हो सकता है और तीसरा लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर कंट्री में 2 ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन और स्टेट। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि चाइना, जापान, यूके और फ्रांस। ये अपनी पावर को नीचे की गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। तो क्या नीचे उसकी यूनिट्स नहीं होती है?
ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे फेडरल सिस्टम है तो उसके नीचे यूनिट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उस यूनिट्स को वो पावर दे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सेंटर के अपने हिस्से में से, और इस तरीके से जो हिस्सा सेंटर ने दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, अब उस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल है, उसके लिए वो जिम्मेवार है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर रह गई उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो नीचे के सबऑर्डिनेट होती हैं, यानी उसके नीचे की जो गवर्नमेंट होती है, उनको एक्स्ट्रा पावर या इंडिपेंडेंट पावर नहीं दिया जाता है। उनको केवल वही चीज़ फॉलो करना होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो अपर गवर्नमेंट है वो फॉलो करती हैं। इसीलिए उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और वो आंसरेबल नहीं होते हैं। आंसरेबल होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब आइए फेडरलिज्म के की फीचर्स को हम लोग देख लें। फेडरलिज्म की मेन फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी कम से कम उसमें 2 टियर या फिर 3 टियर्स या लेवल्स होंगे। जैसे कि इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट है और तीसरा जो है वो लोकल बॉडीज़ है। अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो एक ही सिटीजन के ऊपर रूल करती है, यानी कि इंडिया में जो लोगों की आबादी है उसी आबादी के ऊपर मान करके चलिए कि हम लोग 140 करोड़ हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट जिसके हेड मुखिया जो हैं वो मोदी जी हैं, वो रूल कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरे स्टेट को लीजिए, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, यहाँ की गवर्नमेंट उस छोटे से, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि 20 करोड़ लोगों के ऊपर यूपी की गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही है, तो सेम 20 करोड़ लोग वही हैं जो 140 करोड़ के बीच में आते हैं, लेकिन ज्यूरिडिक्शन इनका अलग हो गया, टेरिटरी इनका सीमित हो गया। इसी तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो लोग हैं उनके ऊपर रूल अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट कर रही है, तो ज्यूरिडिक्शन बढ़ गया उसका। अब ये ज्यूरिडिक्शन जो है वो अलग अलग फील्ड में भी हो सकता है, जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। यानी कि स्पेसिफिक मैटर के ऊपर भी ये डिवीज़न हो सकता है, एरिया के ऊपर डिवीज़न हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है सेम सिटीजन्स के ऊपर रूल करती है। और ये ज्यूरिडिक्शन ये गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। और जो फंडामेंटल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको चेंज करना आसान नहीं है। यानी कि कोई गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती है, अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकती है। उसके लिए दोनों ही, यानी कि स्टेट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट होना ज़रूरी है, तब उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है। इसी तरीके से कोई डिस्प्यूट हो जाए दोनों के बीच में, तो एपेक्स कोर्ट जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो अंपायर की भूमिका निभाती है। वो इस फैसले का डिसीजन देती है और जो डिसीजन वो देती है वो सारे पक्षों को मान्य होती है। किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अलग अलग टियर ऑफ गवर्नमेंट को दी जाती है, क्योंकि उनको अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी तो पैसे का निपटारा करना बड़ा मुश्किल है और उसको लेकर बड़ा झंझट होता है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूनियन का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा, ये क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसकी अपनी ऑब्जेक्टिव होती हैं, और 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि सेफ गार्ड करना और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो एकता है, यूनिटी है, उसको बचा करके रखना। और उसी समय पर जो हमारे रीजनल डाइवर्सिटी हैं, हम लोग जानते हैं कि इंडिया मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पर बहुत तरह की भाषा बोली जाती हैं। अलग अलग एरिया में आप चले जाएंगे, 100 किलोमीटर पर कल्चर चेंज हो जाता है। तो इन सब को एकोमोडेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया है और गवर्नमेंट को उसी के हिसाब से काम करनी होती है। आइए देखें फेडरलिज्म कितने तरह का होता है। तो फेडरलिज्म 2 तरह का होता है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ध्यान से समझिए इसको। कई बार छोटे छोटे स्टेट्स
किसी भी वजह से, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या फिर डिफेंस, एक साथ आकर के जमा हो जाती हैं और एक लार्जर स्टेट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नियरली 50 अलग अलग स्टेट्स को मिला करके बनी हुई है। अगर ये 50 स्टेट्स अलग अलग होती तो आज बहुत छोटी, बहुत कमज़ोर कंट्री होती, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ये भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर, जिसमें कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम ये सब आते हैं। इसमें एक बड़ी कंट्री अपने आप को छोटे छोटे हिस्से में, डिवीज़न में बांट देती है, और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बेहतर तरीके से गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो की जा सके कंट्री की। नॉर्मली बड़ी कंट्रीज ऐसा करती हैं। जैसे कि इंडिया, हमने अपने आप को कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बांट दिया और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको पावर दे दिया ताकि वो बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर बेहतर हो सके। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडिया को कौन सी ऐसी चीज़ है जो फेडरल कंट्री बनाती है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट्स डिक्लेयर किया गया है, बतलाया गया है। फेडरलिज्म वर्ड का वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मीनिंग उसका सेम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली, यानी कि जब वो बना था तब दो टायर्ड गवर्नमेंट के बारे में बात किया था, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग गांव में पंचायत और शहर में नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानते हैं, उसकी फॉर्मेशन की गई। लेकिन रेगुलरली ना तो उसके इलेक्शंस होते थे, ना ही उसको पावर दी जाती थी, ना ही उसको फाइनेंस किया जाता था। इस वजह से बाद में उसमें एडिशन किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के बाद मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको ये 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके रेगुलर इलेक्शंस करवाने होंगे, उसको पावर शेयर करना होगा और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी होगी। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पावर को 3 हिस्से में बांट दिया और वो पावर हमारी कहलाती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वैसे सब्जेक्ट्स को डाले गए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। इन सारे के ऊपर कानून बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसी तरीके से स्टेट को पावर दिया गया कुछ स्टेट इंपॉर्टेंस का, यानी कि रीजनल लेवल पर जिसको बेहतर तरीके से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है और वो कर सकती हैं, जिसमें कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। और इस पर कानून केवल स्टेट बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। तीसरा रखा गया कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर वैसे सब्जेक्ट को डाला गया जो दोनों के लिए ज़रूरी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके ऊपर कानून बना सकती है। और वो टॉपिक्स थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडेप्टेशन एंड सक्सेशन। अब जब दोनों ही कानून बनाएंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इस कानून में कन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी कि सेंटर ने कुछ और बनाया हो, स्टेट ने उसके खिलाफ बनाया हो। उस केस में यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉ बनी हुई होगी उसी को सही माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया है उसे सही नहीं माना जाएगा। अब कोई ऐसी सब्जेक्ट जो कि इन तीनों में ना हो, यूनियन लिस्ट में भी ना हो, स्टेट में भी ना हो, कंकरेंट में भी ना हो, जैसे कि स्पेस एविएशन, इंटरनेट, आईटी टेक्नोलॉजी। अब जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो वैसे मैटर के ऊपर कानून बनाने का राइट सेंटर को मिल जाता है और उसको हम लोग रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अब आइए कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग जानते हैं कि वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि प्रोविंसेस में बटे हुए थे। अब यहाँ पर ज़रूरी थी कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए, फिर से बनाया जाए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है वो लैंग्वेज के बेसिस पर हुए हैं, जिसको हम लोग लिंग्विस्टिक बोलते हैं। इसी बेसिस पर ये हुआ है। हमारे यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग एथनिसिटी है,
और जियोग्राफी भी बड़ा डिफरेंट है। इस वजह से इसका जो डिवीज़न किया गया, जैसे बांग्ला बोलने वाला जो इलाका था उसको वेस्ट बंगाल, पंजाबी जो लोग बोलते थे उस इलाके को पंजाब, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र, हिंदी वाले एरिया जो थे उसमें यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरीके से साउथ इंडिया में जो थे कन्नड़ बोलने वाले उसको आंध्र प्रदेश, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु, मलयालम बोलने वाले को केरला, इस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। लेकिन जो सारे स्टेट्स बनाए गए उन सबको एक जैसा पावर नहीं था, और कुछ यूनियन टेरिटरीज बनाए गए जो बहुत छोटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, उसको डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, तो वैसे को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो स्टेट्स जो बनाए गए हमारे यहाँ फॉर्मेशन किए गए, सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, उसको आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस का पावर दिया गया था, जो कि रिसेंटली हटा दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये सारे स्टेट्स जो हैं इन सबको स्पेशल पावर दिया गया है आर्टिकल 371 के अंदर। अभी आप सुनते होंगे अक्सर कि बिहार और आंध्र प्रदेश जैसी गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करती है, यानी कि सारे स्टेट्स का पावर एक जैसा नहीं है। दिल्ली को आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उनके पास फुल पावर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो कि स्टेट्स के हाथ में होना चाहिए वो उसके पास नहीं है, ठीक है। ज़मीन वगैरह का पावर जो है उसके पास होना चाहिए वो नहीं है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का जो पावर है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट आइए लैंग्वेज पॉलिसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो आप जान लें कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो शुरुआत में हिंदी रखा गया था, बाद में इसके साथ इंग्लिश को जोड़ा गया। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फिर हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज भी होगा? तो नहीं, हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्स भाषा बोली जाती है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। किसी एक को अगर हम लोग नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देंगे तो बाकी लोगों को नाराज़गी होगी। आप श्रीलंका का केस उठा कर देखिए, जहाँ पर सिंघाला को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और उसकी हालत क्या हो गई। तो हमारे यहाँ मेन 22 लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं अलग अलग रीजन में, उसको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जिसके अंदर ऑफिशियल काम आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जामिनेशन CBSE का देना हो तो आप इन 22 भाषाओं में दे सकते हैं। अब आइए सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा हो। तो शुरुआती दौर में हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल करती थी। जब कोई दूसरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता था किसी स्टेट में तो वो उसे तंग करती थी, उसे फाइनेंस नहीं देती थी और कई बार गलत तरीके से उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक मेजर जजमेंट दिया और ये कहा कि आर्बिट्रेरी मैनर में, मनमर्जी तरीके से आप किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते। और इस डिसीजन के बाद 1990s में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, जहां पर कोalition गवर्नमेंट की दौर शुरू हो गई। कोalition गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जब किसी एक गवर्नमेंट को मेजोरिटी ना मिले, वो अकेले सरकार ना बना पाए और कई आसपास की पार्टीज़ को मिला करके साथ में सरकार बनाती है, तो उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल देख लें कि पिछले 10 सालों से बीजेपी को फुल मेजोरिटी थी, यानी कि बीजेपी अकेले गवर्नमेंट बना सकती थी और चला रही थी। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को अकेले मेजोरिटी नहीं मिली, 240 सीट्स लेकर के आई, जबकि 272 सीट्स चाहिए होता है। तो ये क्या कि मेजर पार्टीज़ जिसमें TDP है और आपका जनता दल यूनाइटेड है, JDU, और भी छोटी छोटी पार्टीज़ है, इन सब को मिला करके 272 के जो लेवल है उसको पास की और गवर्नमेंट चला रही है। इसी गवर्नमेंट को हम लोग कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस दौर में क्या हुआ कि जो अब स्टेट्स में, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड बिहार पे राज कर रही है, TDP का जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है, गलत तरीके से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट हटा लेगी। इसी तरीके से कई दूसरी पार्टी जो अलग अलग एरिया में है उनका भी सपोर्ट है, तो इनके साथ एक अच्छे रिलेशंस को बनाकर रखना ज़रूरी हो गया। तो सेम चीज़ हुआ था 1990 के बाद कांग्रेस के साथ।
और इस तरीके से हमारे रिलेशंस जो हैं स्टेट और सेंटर के बीच में वो बेहतर होते चले गए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आप जानते हैं कि जब सारी पावर एक ही इंसान के साथ हो, जैसे कि चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, सारा पावर उन्हीं के पास है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, सारा पावर उन्हीं के पास है। लेकिन जब वो अपने पावर को दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर ले करके उसको लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया और उस बदलाव के अंदर रेगुलर इलेक्शंस की बात की गई लोकल गवर्नमेंट का। उस लोकल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको बतला चुके हैं कि अगर गांव में हम लोग हैं तो पंचायत, अगर शहर में है तो म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका या नगर निगम बोलते हैं। तो वहाँ पर सीट रिजर्व्स की गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। यहीं पर आप जान लें कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो लोकसभा के लिए इलेक्शंस होती हैं उसमें केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, ओबीसी का नहीं है, ना ही वुमेन का रिजर्वेशन है। लेकिन यहाँ पर ये आप देखेंगे कि एक्सटेंड किया गया ओबीसी का रिजर्वेशन और नियरली 1/3 सीट सारे पोजीशन के लिए वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन करवाएंगे फ्री एंड फेयर, उसका फॉर्मेशन किया गया। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको उनके कुछ पावर जो है और रेवेन्यू ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करने की बात की गई। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट थे उसको पॉपुलरली हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। यानी गांव में जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलिए, लोकल गवर्नमेंट बोलिए, तो गांव में उसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं। गांव का हर आदमी जो है उसका मेंबर होता है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होगा। ये लोग मिल करके कुछ लोगों को चुनते हैं। नॉर्मली ये 5 लोग होते हैं, इसलिए पंच कहलाते हैं। और फिर उनका जो हेड होता है प्रेसिडेंट, उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने जो है पावर का इस्तेमाल कर सकती है और इसको हम लोग एक ग्रुप में फॉर्म करवा देते हैं। यानी कि कई पंचायत को मिला करके पंचायत समिति का फॉर्मेशन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। माने एक डिस्ट्रिक्ट में 40 गांव, 100 गांव कुछ भी हो सकते हैं। ये लोग मिल करके एक पंचायत समिति बनाते हैं। इसको ब्लॉक या फिर मंडल भी बोलते हैं। तो अगर इसको हम लोग हायरार्की के फॉर्म में देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हो कि एक तरफ जो है ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत ये मिल करके पंच को चुनते हैं। ये पंच जो है वो सरपंच को चुनेंगे। कई सरपंच, कई गांव के सरपंच जो है वो मिल करके यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पंचायत समिति का फॉर्मेशन करते हैं। ये पंचायत समिति आगे जाकर के जिला परिषद का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हायरार्की के फॉर्म में आप देख पाएंगे कि गांव में थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो यहां पर आप इसको देख पा रहे हैं। जिला परिषद का चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें हम लोग शहरों में, तो बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाता है उसका बड़े शहरों के लिए। और यहाँ पर भी इलेक्शंस होती हैं और इलेक्शंस होने के बाद जो वार्ड कमिश्नर चुने जाते हैं वो लोग मिल करके म्यूनिसिपल चेयरपर्सन का फॉर्मेशन करते हैं। माने उसका हेड जो होता है वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है और ये पोजीशन मेयर के नाम से जाना जाता है। तो आइए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े हम लोग कि हमारे यहाँ जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 2 तरीके से किया गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में
एक तरफ जो है वो लेजिस्लेटिव है, दूसरा जो है वो एग्जीक्यूटरी है, और तीसरा जुडिशरी है। तो ये पावर डिवीज़न, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किया गया। इनका काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटरी का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है इन पर नज़र रखना, ये देखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बना रहे हैं कि नहीं और ये इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। अब सारे लोगों को चेक एंड बैलेंस किया गया है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया गया है कि आपके पास पावर है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर लें। लेजिस्लेटिव अगर गलत करती है तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसके ऊपर एक्शन ले, एग्जीक्यूटिव गलत करती है तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसके ऊपर एक्शन ले। इनके बनाए हुए कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उसको ये ख़त्म कर सकती है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव अगर गलत कर रही है तो उसको जुडिशरी जो है देख करके सज़ा दे सकती है, और जुडिशरी अगर गलत करने लगती है तो लेजिस्लेचर के पास पावर होता है कि वो उसको 2/3 ऑफ मेजोरिटी से वोट ऑफ इम्पीचमेंट ला करके हटा सके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पर एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं वो उसके नीचे है। तो ये जो डिवीज़न है ये वर्टिकल है। तो ये दो तरह से पावर का डिवीज़न किया गया। और हमारे इंडिया जैसे कंट्री जो कि बहुत ही बड़ी जियोग्राफिकल एरिया में है, कल्चर यहाँ पर बहुत डाइवर्स है, कई किस्म की भाषा बोली जाती है, रिलीजन यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर अगर पावर का डिवीज़न ना हो तो प्रॉपरली हम लोग स्टेट को नहीं चला पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो चुनी जाती है वहीं के लोग होते हैं, इसलिए वो बेहतर तरीके से वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज और वहाँ के एथिक ग्रुप को जानते हैं, और वो बेहतर तरीके से वहाँ का मैनेजमेंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसका प्रॉपरली एग्जामिनेशन में आंसर लिख पाएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए आगे भी इस तरह के चैप्टर्स को बना करके लेकर आएंगे। चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।